देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना, वो होती है अपने पास लीवर। ठीक है, लीवर या यकृत जिसको कहा जाता है। अब देखो इसमें जो पहली ग्रंथि अपने पास दी ना, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या होता है कि लार ग्रंथि में सलाइवा बनती है। ठीक है, सलाइवा बनती है और सलाइवा अपने भोजन के पाचन में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, ये जो थायराइड अपने पास ऑप्शन दिया है, ये होती है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, और ये जो होती है ना, ये होती है अपने गले में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, और ये होती है अपने गले में। और अमाशय, अमाशय जो है ना, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, और इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। मनुष्य में मादा जनन अंग, वैसे तो अगर देखें ना मादा जनन अंगों में तो तीनों हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आएगा अपने पास है रिलैक्सिन। ठीक है, तो पहला हार्मोन जो दिया ना यहाँ पर एस्ट्रोजन जो दिया है, वो एक महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, जिसके कारण जो महिला के अंदर प्रेगनेंसी है वो 9 महीने तक टिकी रहती है। ठीक है, इसके बाद में देखो कि मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण है ना, वो किया जाता है सेरिब्रम से। ठीक है ना, सेरिब्रम से। यहाँ पर अगर अपने देखें तो थायराइड, थायराइड का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है केवल। ठीक है, और सेरिबेलम जो है ना, वो भी एक मस्तिष्क का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम है ना, वो अपने हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, वो नियंत्रण करती है शरीर के तापक्रम को। ठीक है ना, शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रण करती है। अब अगर आपने देखें तो ऊपर पार्ट नीचे जो दिया ना, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो है ये शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि है, मतलब ऐसी ग्रंथि जो पिट्यूटरी के ऊपर कंट्रोल करती है, और बाकी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी के ऊपर जो कंट्रोल करती है ना, वो पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो अमीबा में अगर देखें तो कोशिका का मुंह, ये कोई संरचना होती नहीं है, सीलिया नहीं होते हैं। ठीक है, गुदा द्वार ये होते नहीं है, क्योंकि अमीबा है वो प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। ठीक है, तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है ना, वो कूटपाद के द्वारा किया जाता है, जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम है लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में अगर अपने देखें ना, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है ना, वो पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, और टाइलिन का ही दूसरा नाम एंजाइम, टाइलिन का दूसरा नाम एमाइलेज होता है। ठीक है, जो अपने भोजन में 70% जो स्टार्च है ना, उसका पाचन करता है ये। ठीक है, 70% का। दूसरा अगर अपने देखें पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों के दोनों प्रोटीन पाचक हार्मोन है, दोनों के दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। काइमोट्रिप्सिन है, ये आगे चलकर अपनी बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत कहा जाता है। ये वहां पर चलकर भोजन के पाचन में सहायता करता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है। देखो दो यहाँ पर प्रक्रिया दी है। पहली तो है श्वसन। ठीक है, दूसरी है श्वासोच्छ्वास, इसको ब्रीथिंग भी कहा जाता है। श्वसन में क्या होता है कि श्वसन में एक अभिक्रिया आप पढ़ते हो। ठीक है, कौन सी, C6 H12 प्लस C6H12O6 प्लस इसके साथ में आप पढ़ते हो ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन। अब इससे अगर आप अभिक्रिया पढ़ते हो तो अभी इसमें बनता है, एक तो क्या बनता है CO2 बनता है, दूसरा आपके पास बनता है H2O। ठीक है, दूसरा आपके पास बनता है H2O, और तीसरा आपके पास बनती है ऊर्जा। ठीक है, तीसरा आपके पास बनती है ऊर्जा। देखो ये जो अभिक्रिया हुई है ना, ये है तो श्वसन की अभिक्रिया, लेकिन ये चलती कहाँ पर है, ये अभिक्रिया चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग जिसके किसे कहा जाता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग का पार्ट है। और जो श्वसन की अभिक्रिया होती है ना, वो मनुष्य की कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, मतलब आपने जो बाहर से ऑक्सीजन ली है ना, बाहर से ये जो ऑक्सीजन ली है, इसका यूज करना किसके विक्टर में यूज करना,
भोजन के विघटन में यूज करना, ग्लूकोज के विघटन में यूज करना, ये श्वसन कहलाता है। अब इसके बाद में आगे देखो, लास्ट वाला है निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है कि CO2 को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। आठवां है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए एमिनो अम्ल इसका तो यूज करती नहीं, क्योंकि ये आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। वसा अम्ल इसका यूज नहीं करती है। सुक्रोज ये एक प्रकार की शर्करा होगी, इसका यूज नहीं करती है। लेकिन एक ऑप्शन अपने पास बच जाता है, कौन सा, ग्लूकोज। और ये जो है ना, ये इसका उपयोग है जो एक कोशिका है वो ऊर्जा के रूप में करती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचाया जाता है। किण्वन। किण्वन क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटती है, तो इससे CO2 बनती है। ठीक है। और इसके बाद में दहन। दहन क्या होता है, किसी भी चीज का जलना। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि बाहर ऑक्सीजन को छोड़ना और अंदर CO2 को लेना। एक प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है, कौन सी, विसरण। विसरण को सिंपल डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इसमें पौधे जो है ना वो सिंपल प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो इसमें देखो खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। इसमें देखो दहन, किसी भी चीज का जलना। परिवर्तन मतलब किसी भी चीज के अंदर चेंज लाना। और संश्लेषण, किसी भी चीज का ग्रहण करना या उसको छोड़ना। लेकिन एक ऑप्शन बच जाता है अपने पास। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, मतलब ग्लूकोज जो है ना वो आगे चलकर टूटेगी, किसके अंदर टूटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटेगी, जल के अंदर टूटेगी, ATP के अंदर टूटेगी। तो ये अपने ना खाद्य पदार्थ टूटते हैं श्वसन की अभिक्रिया में। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है। तो खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण जो है ना वो देखो, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ग्लूकोज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में सुक्रोज है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में प्रोटीन है, ये भी नहीं होगा। तो खाद्य पदार्थों में भोजन का स्थानांतरण जो होता है ना वो भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज करता है। ठीक है। और भोजन जो पौधों में संश्लेषित ग्लूकोज है वो किसके रूप में होती है, वो स्टार्च के रूप में होती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। Hg जो नाम यहाँ पर है ना उसको पारा बोला जाता है। ठीक है। और जो रक्तदाब मापा जाता है ना, रक्तचाप जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्पाइक, वो मैनोमीटर से। अब देखो ये जो है ना 200 130 ये BP ऊपर नीचे, ठीक है ना, ये हाइपरटेंशन हो गई, ये भी हाइपरटेंशन होगी, ये होता है हाइपोटेंशन किसी भी मनुष्य के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 120/80 mm ऑफ Hg हो जाता है। आगे देखो, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, इसको छोड़ दीजिए, इसको मीटर को छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा क्योंकि इस प्रकार की कोई झिल्ली लगभग होती रही है। 3 झिल्लियां होती है, पायामीटर होती है, ड्यूरामीटर होती है और एरेकेनोइड होती है। तो सबसे बाहरी झिल्ली जो मनुष्य के मस्तिष्क में होती है ना वो ड्यूरामीटर होती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, मनुष्य के सूंघने की क्षमता का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता, सीधा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, घ्राणेंद्रियां पाली, ठीक है ना, घ्राणेंद्रियां पाली या ओल्फैक्टरी लोब इसको बोला जाता है। ओल्फैक्टरी लोब क्या करते हैं, अपने सूंघने की क्षमता का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। ऑप्टिक पाली आंखों में होती है जो देखने संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और सेरिब्रम जो है ना वो अपने इच्छित क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। आगे देखो, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र कहाँ पर है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ पर है, सेरिब्रम, क्योंकि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा मतलब मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अगर, मध्य और पश्च। और अगर मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। और इसमें छोटी छोटी खांचें पाई जाती है, जितनी ज्यादा खांचें होगी कहा जाता है कि मनुष्य उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। भूख प्यास गणना और प्रेम का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। और सेरिबेलम जो है ना वो इच्छ क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। आगे देखो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण देखो, इन सोमेटोस्टेनिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ठीक है ना, और इंसुलिन हो गया। ये तीनों की तीनों हार्मोन अपने अग्नाशय में बनती है। और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो ग्लूकागोन जो है ना वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तभी तो शुगर के रोगियों को इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे है ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार की वसा। गलत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। कार्बोहाइड्रेट गलत हो जाएगा।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ना वो एक प्रकार का एंजाइम है जो मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। और हार्मोन भी नहीं है, क्योंकि हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखो, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन पोषण बिल्कुल एकदम सही है। उत्सर्जन है वो भी बिल्कुल एकदम सही है। श्वसन भी है वो भी बिल्कुल एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे प्रक्रम मिलकर अपने अनुरक्षण का कार्य करते हैं शरीर में। आगे देखो, गोबर चता किसके अंतर्गत है आता है? गोबर चता किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? वे जंतु जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और प्रासरणी, प्रासरणी को छोड़ दीजिए, इसका ऑप्शन आ जाएगा मर्तजीवी, ठीक है ना। मर्तजीवी वे जंतु जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी कहलाते हैं। और यही गोबर चता इसके अंतर्गत ही आता है। आगे देखो, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 का लेवल होता है 78%, नहीं होता है 78%। नाइट्रोजन का होता है 21% नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 4%, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा 0.03%, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो कि आगे क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है सियोकाइट्स। ये जो सीधा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये कहा जाता है छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे ब्रायोफाइट भी हो सकते हैं। आगे है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखो, अप्रत्यक्ष तरीके से नाक है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेकिया भी है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्लोम जलीय जंतुओं में होते हैं, लेकिन मनुष्य में पूछा है तो मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े हो जाएंगे, अपने लंग्स हो जाएंगे। तो श्वसन में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखो, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी पूछिए। देखो, एक तो डायरिया, डायरिया नहीं होता है, ठीक है। पाचन तंत्र से रिलेटेड बीमारी होती है। और टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो सीधा अपने जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर इन्फेक्शन करता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों बी और सी ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती है। आगे देखो, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब किसी भी बायोलॉजी में किसी भी वर्ड में हाइपो का मतलब होता है बायोलॉजी में किसी भी चीज का कम होना, ठीक है ना। तो हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हो गई है। पक्षाघात ये छोड़ दीजिए, ये है ही नहीं ऑप्शन इसके अंतर्गत। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक है ना, किसी भी चीज का बढ़ना। तो ये जो ऑप्शन सी है ना ये करेक्ट हो जाएगा। हाइपर टेंशन मतलब बीपी बढ़ गई है। आगे देखो, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है ना वो एमिनो अम्ल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में एमिनो अम्ल तो होता ही नहीं है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं मोनोटेलिक कहलाते हैं। और लगभग लगभग सारे के सारे जलीय जंतु इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मछली भी पानी में रहती है, और पानी में रहती है तो ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया बाहर निकालती है, इसलिए मोनोटेलिक है। मनुष्य यूरियोटेलिक होता है क्योंकि यूरिया बाहर निकालता है। और जो उड़ने वाले लगभग लगभग जंतु है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल बाहर निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल है ना अवशोषण से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अवशोषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ग्रहण करना। उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज को त्यागना। और प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाना, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन दो वर्ड से मिलकर बना है, वाष्प प्लस में उत्सर्जन। वाष्प मतलब जल का, और उत्सर्जन तो ये इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन के रूप में सबसे ज्यादा जल बाहर निकाला जाता है। आगे देखो, 27 नंबर, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी पौधे में स्टोमेटा, ये जड़, सबसे पहले देखो जड़, जड़ नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। स्टोमेटा रंध्र, रंध्र सहायता जरूर करते हैं लेकिन गैसों के दान प्रदान में वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। हरित लवक होता है, लेकिन हरित लवक खुद किसके अंतर्गत होता है? पत्ती के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग होती है। और ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल एकदम। 28 नंबर, आगे देखो कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए जड़ नहीं होता है, ठीक है ना। रंध्र, रंध्र बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में वात रंध्र टहनी पर पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और तना, तना भी नहीं होता है। तो रंध्र है ना वो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो,
आगे है कि फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े का आकार गोलाकार नहीं होता है, बेलनाकार नहीं होता है, ठीक है ना। फेफड़े का आकार शंकुआकार या कोन लाइक स्ट्रक्चर फेफड़े की है वो हो सकती है, अंडाकार भी नहीं होता है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया, उपचय, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो 31 नंबर, 31 नंबर